पूरी दुनिया अब भी युद्ध के मुहाने पर खड़ी है। मिडिल ईस्ट में कुछ दिनों से मिसाइल, ड्रोन, रॉकेट से हमला और आम लोगों की चीख पुकार थमी हुई है, लेकिन तनाव अब भी बना हुआ है, इतना ज्यादा कि मिडिल ईस्ट में कभी भी फिर से युद्ध भड़क सकता है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। शांति समझौते की कोशिशें जारी हैं, लेकिन अब तक कोई भी फाइनल डील नहीं हो पाई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि बातचीत सही दिशा में चल रही है। 14 सूत्रीय समझौता तैयार भी हो चुका है, लेकिन ना तो ट्रंप ने और ना ही ईरान ने अभी तक कोई समझौते पर हामी भरी है। लेकिन इस वक्त जो हॉर्मुज से खबर आ रही है, वो खबर यह है कि 32 जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट से सुरक्षित निकल चुके हैं, जिनमें तेल भरा हुआ है। पिछले 24 घंटे में 32 जहाज यहां से निकल गए हैं, और निकलना उपलब्धि नहीं है। उपलब्धि इससे बड़ी यह है कि वो जहाज बिना टोल दिए यहां से निकले हैं। तेल टैंकर, कंटेनर जहाज, कारोबारी जहाज, इनमें सभी तरह के जहाज शामिल हैं। ईरान ने कोई भी टोल चार्ज यहां से नहीं लिया है। इसका मतलब यह है कि ईरान और अमेरिका दोनों पीछे हटते दिखाई दे रहे हैं। ईरान की जिद ये थी कि हॉर्मुज से गुजरने वाले सभी जहाजों से वो टोल वसूलेगा, ओमान के साथ उसे बांटेगा, जबकि अमेरिका ने सीधी धमकी ये दी थी कि अगर ईरान ने टोल किसी भी जहाज से लिया तो इसका अंजाम बुरा होगा और उसे इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। हालांकि 32 जहाज तो यहां से निकले हैं, लेकिन हॉर्मुज स्ट्रेट अभी भी पूरी तरह नहीं खुला है। ईरान और अमेरिका के बीच समझौते में दो अहम मुद्दे हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह से खुले और ईरान का एनरिच्ड यूरेनियम अमेरिका को सौंपा जाए। ईरान हॉर्मुज पर ढीला पड़ा है और इसके लिए बकायदा ईरान के विदेश मंत्रालय ने अधिकृत बयान जारी किया है। आधिकारिक बयान यह जारी किया है कि वो अब किसी भी निकलने वाले जहाज से टोल नहीं वसूलेगा। अब दूसरी मांग क्या है अमेरिका की? एक मांग तो अमेरिका की पूरी हो गई, ईरान ने संकेत दे दिए। दूसरा, अमेरिका अड़ा हुआ है कि जो यूरेनियम है, उस यूरेनियम को या तो वो अमेरिका को सौंपे या फिर किसी तीसरा जो देश है, न्यूट्रल देश है, वहां पर अपने सारे यूरेनियम को शिफ्ट करे। इधर ईरान हॉर्मुज पर पीछे दिख रहा है। ईरान और अमेरिका में बातचीत चल रही है किसी तीसरे व्यक्ति के जरिए। उधर ट्रंप ईरान पर दबाव बनाते दिख रहे हैं। अब देखिए, ट्रंप का खेल आपको यहां पर समझना होगा, वो कैसे दबाव बना रहे हैं, क्योंकि ट्रंप मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेसों को लगातार मजबूत कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी विमानों की आवाजाही लगातार जारी है और अमेरिकी लॉजिस्टिक जितने भी विमान हैं, वो अमेरिका से उड़ान भरकर या जितने भी आसपास जितना उनके ठिकाने बने हुए हैं, अमेरिकी बेस है तमाम देशों में, अमेरिका में, वहाँ से सारी के सारे, चाहे वो वाहन हो, चाहे वो अत्यधिक एयर डिफेंस आर्टिलरी हो, रॉकेट हो, स्ट्रेटेजिक संसाधन हो, सब के सब अमेरिका की क्रूज मिसाइल, हथियार, गोला बारूद, सारे के सारे अमेरिकी बेसों पर विमान लेकर अब ईरान में जो है तैनात हो रहे हैं। ईरान पर जहां से हमला करने की तैयारी है वहां पर तैनात किए जा रहे हैं। तो एक तरफ ईरान संकेत दे रहा है, वो टोल नहीं ले रहा है। 32 जहाजों को अभी तक रवाना किया जा चुका है, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका दबाव बनाए हुए। अब सबसे बड़ी चीज है कि अमेरिका और ईरान के बीच 14 सूत्रीय जो समझौता है, वो मैं आपको बता देता हूं। मैं बताना इसलिए चाहूंगा क्योंकि ईरान युद्ध के चलते भारत पर क्या असर पड़ रहा है, ये भी समझने की जरूरत है। अगर मोटे तौर पर देखा जाए, जिससे कि मेरे आपके रोजमर्रा की चीजों पर सीधा इसका इफेक्ट पड़ रहा है, तो वो पेट्रोल और डीजल है। पिछले 10 दिनों में चौथी बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ चुके हैं। और अगर मैं उम्मीद आपको बता दूं, तारीख आपको बता दूं, तो कब दाम बने, मेरे सामने पूरी टेबल बने हुए। इस टेबल के जरिए देखें कि 25 मई को ये जो पेट्रोल के दाम है, वो यानी कि 2 रुपए 61 पैसे, कल की बात है। और डीजल कितना बढ़ गया, 2 रुपए 71 पैसे। 23 मई को भी
ये दाम बढ़ाए गए थे। ये दाम क्या बढ़ाए गए थे? 87 रुपये बढ़ाए गए थे और डीजल 87 पैसे और 91 पैसे, 19 मई को 90 पैसे और 90 पैसे दोनों पर, और 15 मई को 3 रुपये और 3 रुपये ये दाम बढ़ा दिए गए हैं। इन बढ़े हुए दामों के कारण अब जनता इसका विरोध कर रही है। विपक्षी पार्टियां मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही हैं। ये बढ़ोतरी पिछले 10 दिनों में की गई है। 4 साल बाद तेल कंपनियों ने पहली बार 15 मई को दाम बढ़ाने का सिलसिला जारी किया। अब आगे पता नहीं कि कितने दाम और बढ़ेंगे पेट्रोल डीजल पर, लेकिन उम्मीद ये की जा रही है कि अगर ऐसी स्थिति मिडिल ईस्ट की बनी रही, क्योंकि भारत को अपनी जरूरतों का 85% कच्चा तेल आयात करना पड़ता है। ईरान युद्ध के चलते वैश्विक बाजार में जो कच्चे तेल की कीमतें हैं वो $69 प्रति बैरल से बढ़कर 113 और 114 डॉलर प्रति बैरल हो चुकी हैं। तो अगर यही स्थिति बनी रही, सप्लाई चेन बुरी तरह इसी तरह प्रभावित होती रही, तो ये दाम जो मैंने आपको दिखाए थे ये और बढ़ सकते हैं। अभी आप संभल कर रहिए, दिल थाम कर बैठिए, बड़ी संख्या में बढ़ोतरी होने वाली है। बहुत सारे जो एक्सपर्ट है बता रहे हैं कि हालात यही रहे तो ये 25 रुपये तक बढ़ सकते हैं। अब तक जो बढ़ोतरी हुई है उसको मिला भी दिया जाए तो 25 रुपये तक, 20 रुपये तक पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ सकते हैं। अब भारतीय तेल कंपनियां क्या कह रही हैं? भारतीय तेल कंपनियों को यह बोझ आम जनता पर डालना पड़ रहा है, उनकी मजबूरी है। आम जनता पर हर हाल में बोझ उठाना पड़ेगा। केंद्र सरकार राज्यों से अपील कर रहा है कि राज्य अपना अपना जो वैट लगाते हैं उस वैट में कम करें, कटौती करें। लेकिन अगर ऐसा किया गया तो वो राज्य जिन्होंने फ्री बीज की घोषणाएं कर रखी हैं, इनके अकाउंट में 3000, इनके में 2500, इनके में 1500, तो वो कहां से दे पाएंगे? राज्य पहले से ही कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं। वो अपने अपने राज्य के कर्मचारियों को तनख्वाह और सैलरी नहीं दे पा रहे हैं। एक बड़ा हिस्सा, चाहे वो राजस्व का, रेवेन्यू का शराब से आता हो, पेट्रोल डीजल से आता हो, पेट्रोल डीजल से बड़ा रेवेन्यू नहीं मिलता है। अगर वो कम कर देंगे तो फिर उन राज्यों की स्थिति और ज्यादा खराब हो जाएगी। लेकिन ईरान युद्ध का असर अब पड़ क्या रहा है, आगे मैं आपको विस्तार से समझाता हूं कि कैसे ईरान युद्ध का असर पड़ रहा है। इसे समझने की जरूरत है आपको, क्योंकि तमाम सारी परिस्थितियां जो हैं वो बड़ी खतरनाक होती जा रही हैं। ये परिस्थितियां इसलिए भी खतरनाक होती जा रही हैं क्योंकि तेल सप्लाई पर संकट बन गया है, पेट्रोल डीजल महंगा हो गया है, महंगाई का खतरा लगातार बना हुआ है और आर्थिक सुनामी आ सकती है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि भाई तैयार रहिए, ये जो दशक है ये गरीबी का है और अगर यही हालत रही तो और ज्यादा स्थिति खराब हो सकती है। तो तेल की कीमतें जो हैं वो स्थिर होंगी या घटेंगी ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन ईरान युद्ध पूरी तरह से थमेगा, अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौता होगा, तो उसके पहले आप ये समझिए कि आखिर बातचीत अटक क्यों रही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका चाहता है कि ईरान परमाणु गतिविधियों पर सख्त नियंत्रण माने, जबकि ईरान पहले प्रतिबंध हटाने की गारंटी चाहता है। इजराइल फैक्टर भी इस पूरे संकट का, पूरे तेल संकट का सबसे बड़ा कारण बना हुआ है। ट्रंप प्रशासन ओबामा जैसी डील से बचना चाहता है और ईरान कह रहा है कि बिना भरोसे के तो बातचीत, समझौता बिल्कुल भी नहीं होगा। यानी कि दोनों पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। थोड़ा संकेत जरूर देते हैं, कभी संकेत ईरान देता है तो कभी संकेत अमेरिका देता है, और तमाम देश चाहते हैं कि कम से कम एक प्लेटफॉर्म पर आकर बातचीत की जा सके, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। कोई भी बीच में पड़ना नहीं चाह रहा है क्योंकि डोनाल्ड कभी किसी को लेकर कोई भी बयान दे देते हैं। हाल ही में आपने देखा कि भारत को लेकर लगातार सख्त बयानबाजी डोनाल्ड ट्रंप कर रहे थे। अचानक से उनको याद आया कि भारत तो मेरा बहुत करीबी देश है और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं। तो जनाब ने फोन की घंटी उठाई और शुरू हो गए। कभी भी कुछ भी कह सकते हैं, किस बात पर पिनक जाएं, किस बात पर खुश हो जाएं, कोई भरोसा नहीं है, इसलिए कोई पढ़ने को ही तैयार नहीं है। इसी मुद्दे को लेकर हमने कुछ सवाल तैयार किए। हम उन सवालों को लेकर जनता के बीच गए, एक सर्वे कराया कि आखिर लोग इस मसले पर क्या कहना चाहते हैं। पहला सवाल जो हमने लोगों से पूछा वो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, पहला सवाल था कि अमेरिका ईरान के बीच शांति समझौते पर सहमति नहीं बन पा रही है, तो क्या अब युद्ध टालना मुश्किल हो गया है? लोगों की क्या राय निकल कर आई? हालत बेहद गंभीर है। 31% लोगों ने कहा, 33% लोगों ने कहा दोनों पीछे हट जाएंगे
और 36% लोगों ने कहा अभी कूटनीति की गुंजाइश बनी हुई है, उस पर काम चल रहा है। इसके साथ साथ सर्वे का दूसरा सवाल जो हमने लोगों से पूछा कि क्या शांति समझौते पर सहमति नहीं बन पाने से मिडिल ईस्ट में बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। अब लोगों की राय, 55% लोगों ने कहा हाँ भीषण युद्ध होगा, 33% लोगों ने कहा कुछ दिनों से स्थिति साफ होगी, जो कि संकेत भी जिसके दिखाई दे रहे हैं। 6% लोगों ने कहा नहीं, सिर्फ सीमित असर इसे मान सकते हैं, और बाकी के 6% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। सर्वे का एक और सवाल, तीसरा सवाल जो हमने लोगों से पूछा कि क्या तेल की कीमतों में तेजी आम लोगों की जेब पर बड़ा असर डालेगी। देखिए लोगों ने क्या कहा, पेट्रोल डीजल और महंगा हो जाएगा। 17% लोगों ने कहा कि पेट्रोल डीजल और महंगा हो जाएगा। इसके साथ साथ जो महंगाई बढ़ेगी, 41% लोगों ने कहा स्वाभाविक है, पेट्रोल डीजल बढ़ेगा तो महंगाई तो हर चीज पर बढ़ेगी। और 29% ने दोनों कारण बताए, यानी कि 17 और 41 दोनों भी बताए। तमाम सारी चीज़ों के बीच इस पर हमने एक पैनल भी तैयार किया है, एक्सपर्ट का पैनल तैयार किया है। वो इस मसले पर क्या कहना चाहते हैं उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे। मेजर जनरल रिटायर्ड जे.के. बंसल साहब जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। अश्वनी राणा जो कि वरिष्ठ अर्थशास्त्री हैं, और निपुण आलन बयान जो कि विदेशी मामलों के जानकार हैं। सबसे पहले मैं बंसल साहब के पास चलूंगा। बंसल साहब, एक अच्छी खबर आ रही है, एक अच्छा संकेत हॉर्मुज से निकल कर आ रहा है। शायद बहुत दिनों बाद इसे अच्छा संकेत इसलिए कह सकते हैं क्योंकि जो तेल संकट पूरे दुनिया में बना हुआ उसके पीछे का कारण हॉर्मुज है। ईरान ने कहा कि भाई जितने भी जहाज निकलेंगे मैं उनसे टोल वसूलूंगा, ओमान के साथ बांटूंगा। अमेरिका ने कहा कि एक भी टैंक अगर वहां पर, एक भी जहाज वहां पर टोल देकर निकला तो मैं फिर उस पर हमला करूंगा, मैं निकलने नहीं दूंगा। लेकिन आधिकारिक तौर पर जो जानकारी अभी अभी आई है कुछ देर पहले, ईरान के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी किया है कि अब हॉर्मुज से निकलने वाले किसी भी जहाज से वो टोल नहीं वसूलेगा, और 32 जहाज अब तक निकल चुके हैं। इसको आप कैसे देख रहे हैं? मनोज जी नमस्कार। बड़ी अच्छी खबर है कि 25 जहाज निकल चुके हैं बिना टोल के, लेकिन इस पर कोई कायम रहना, विश्वास करना इतना आसान नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि पहली बार भी जब ये हॉर्मुज को बंद किया था तो विदेश मंत्री ने ये बयान दिया था कि हॉर्मुज खोल दिया गया है, और अगले दिन जो है आईआरजीसी कमांडर जो वहीदी हैं उनके चीफ, उन्होंने कहा बंद। तो ये सारा जो वहाँ पर इतना अफरा तफरी का और कंफ्यूजन है ईरान के अंदर में, जो मुर्तबा खामनेई जो हैं वो तो पता नहीं कहाँ पर हैं, उनके पास जो मैसेज जाता है वो भी किसी के थ्रू जाता है, डायरेक्ट वो कॉन्टैक्ट टच में नहीं है। तो इन सब बातों को देखते हुए ईरान ने आज निकलने दिए, कल वो कर ले तो वो बड़ी बात नहीं है। मुझे नहीं लगता ईरान जो है वो बड़ी आसानी से इस बात को मानेगा। वो इसलिए नहीं मानेगा कि उनको तो एक अच्छा एक बहाना मिल गया कि हाँ वो पैसा कमाते रहेंगे, और एक उनकी पॉलिसी जो है वो एक डिस्ट्रक्टिव पॉलिसी है। जो मानसिकता है वो डिस्ट्रक्टिव है आरजीसी की, कि वो डरा धमका करके कभी हॉर्मोज को बंद कर देते हैं, कभी जो है अरब के और देशों पर हमला कर देते हैं, कभी वो कहते हैं कि जी हम जो है इंटरनेट के केबल काट देंगे, सबके जो बंद कर दिए जाएंगे। तो जब ऐसी स्थिति हो तो इसी स्थिति में ये विश्वास करना बहुत जो है एक उसको इतना नहीं विश्वसनीयता से लिया जा सकता। हालांकि अगर ईरान जो है, सबसे बड़ा मुद्दा तो वो जो न्यूक्लियर डस्ट है या न्यूक्लियर मटेरियल है 440 किलोग्राम, तो उसकी बात है। और जब तक वो वापस नहीं करेगा तब तक ये युद्ध बंद नहीं हो सकता। लेकिन जिस तरह की इस समय अभी 100 बिलियन डॉलर जो है जो ईरान के वो जो उनको जब्त किया हुआ है या उनको रिलीज हो सकते हैं, अगर ये इस बात को मानने को तैयार हो जाएं। हालांकि वो अमेरिका कह रहा है कि हम 25% करेंगे, उसमें से 25 बिलियन डॉलर कर देंगे। लेकिन और जो इनके ऊपर सैंक्शन हटाई जा सकती है, इनके लिए युद्ध ज्यादा प्यारा है, इनको अपनी युद्ध से ज्यादा है। जो अभी तक आप देखिए जो इतने कंट्रीज हैं इनके पास भी तेल है, सऊदी अरेबिया के पास भी तेल है, यूएई के पास भी तेल है, ईरान के पास शायद ज्यादा होगा। तो इन्होंने अपनी देश की इकोनॉमी को ध्वस्त कर दिया, क्योंकि वो लड़ाई के बारे में ही सोचते रहे। लड़ाई का ही हमें से 24 घंटे के दिमाग में घुसा रहता है। तो ऐसी स्थिति में कुछ भी कहना मुश्किल है कि आईआरजीसी कब पलट जाए और क्या किया जाए। हालांकि दोष दिया जा रहा है प्रेसिडेंट ट्रंप को, दोष उनका नहीं है। उन्होंने दो बातें रखी हैं, हॉर्मोज को खोल दो और जो है भाई न्यूक्लियर वेपन मत बनाओ। वो एक ही वो है, वो अच्छी बात है कि वो
डरा धमका कर काम कर रहे हैं, ना कि अटैक कर दिया जाए, अटैक करने में फिर वो एक बड़ा विध्वंस होगा। और जो बाकी अरब ममालिक हैं उन्होंने भी इस बात को कहा है, वो भी डरे हुए हैं कि हमारे ऊपर भी अटैक हो जाएगा। तो इन बातों को देखते हुए अगर ये डील हो जाती है बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जो IRGC की इनकी सोच है उसको देखते हुए उन्होंने सोचा है हमको न्यूक्लियर वेपन बनाना ही है, और उसमें चीन और रूस भी उनका साथ दे रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में बड़ा मुश्किल है कि वो इस बात से पीछे हटेंगे। तो जी देखिए, अभी कुछ टाइम है, लेकिन मुझे नहीं लगता ये इतनी जल्दी मामला सोल्व हो जाएगा या IRGC इसको मानने का जी, पड़ मैं अश्वनी जी सकता के पास आऊंगा, लेकिन उसके पहले निपुण आलम बयान मेरे साथ मौजूद है। निपुण साहब विदेशी मामलों के जानकार। निपुण साहब, दो चीजें दिखाई दे रही हैं। एक तो ईरान ने संकेत दे दिया, दूसरी तरफ जो ट्रंप साहब हैं वो लगातार अपने हथियारों का बेड़ा, जहाज़ों का बेड़ा, रॉकेट लॉन्चर का बेड़ा ईरान के इर्द गिर्द बढ़ाते जा रहे हैं। वो अभी कम नहीं हुआ, और अभी अभी करीब कुछ घंटे पहले फिर उन्होंने एक बड़ा बेड़ा ईरान के इर्द गिर्द तैनात किया है। मतलब है क्या ये? देखिए, अगर हम इस पूरे इंसिडेंट को देखें मनोज भाई, जैसे अभी बंसल जी ने कहा, मैं इसी बात को थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा। अगर मैं इस स्थिति को एक लाइन में डिफाइन करूं तो मैं ये कहूंगा कि तनाव, बातचीत और नियंत्रित आवाजाही का दौर चल रहा है। ईरान की जो इस समय स्ट्रेटजी मुझे लग रही है कि बिना बातचीत को रोके, और दूसरा ये ना हो कि ग्लोबली वर्ल्ड में मैसेज जाए कि ईरान जो है वो तेल को कंट्रोल कर कर वर्ल्ड में एक त्राही की स्थिति बनाना चाह रहा है। तो ऐसी इमेज ईरान की बिल्ड ना हो। इससे होगा ये कि पूरी दुनिया ईरान के अगेंस्ट खड़ी हो जाएगी। तो ईरान ने एक सिंपल सी स्ट्रेटजी बनाई कि टॉक्स चलते रहेंगे, और हम क्या करेंगे, हम ओपन पास देंगे, ताकि देखिए दो फायदे से, अगर कल को अमेरिका एक बड़ी कार्रवाई की बात सोचता है ईरान पर, तो उससे पहले अमेरिका के ऊपर एक दबाव बनने लगेगा कि ईरान जब अपना कुछ ना कुछ मुझसे निकलने दे रहा है, इससे देशों को राहत मिली है, अगर आप अटैक करते हैं तो उस स्थिति में क्या होगा, फिर दोबारा से वर्ल्ड में एक क्राइसिस की सिचुएशन उत्पन्न हो जाएगी। तो ये तो ईरान का मैसेज रहा। लेकिन फाइनली बात क्या है कि जो दो तीन मुद्दे हैं, चाहे वो एटॉमिक एनर्जी का मामला हो, एटॉमिक वेपन वाला मामला हो, या फिर हम बात करें आपका कि जो प्रॉक्सीज को लेकर बातें हो, ये बातें यथावत है जो कि तो हैं। तो मुझे लगता है कि जो वास्तविक स्थिति है, अभी जहाज जो है वो सामान्य तरीके से तो नहीं चल रहे। ग्राउंड रियलिटी और पॉलिटिकल स्टेटमेंट जो है दोनों अलग अलग हैं। ग्राउंड पर ईरान काफी जहाजों को जाने की छूट दे रहा है, हालांकि उसमें चुनिंदा जहाजों को। उसके माध्यम से भी क्या हो रहा है कि ईरान ये दिखाने का प्रयास कर रहा है कि स्ट्रेटजिकल जो कंट्रोल है वो मेरे हाथ में है, मैं ही तय करूंगा कि कौन से शिप निकलने, कौन से नहीं निकलने हैं। तो देखा जाए तो मेनली वो जिन शिप को निकलने दे रहा है, उनको हम ये कह सकते हैं कि जिनके पास पहले से अप्रूव्ड रूट्स हैं, उनको निकलने का मौका दे रहा है, ताकि एक सीज फायर की कंडीशन बनी रहे और अमेरिका के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट हो कि बड़े हमले की ना सोचे। अमेरिका को यहां पर क्या लग रहा है कि ईरान का अगर तेल ब्लॉक होगा, और जितना ज्यादा क्या होगा प्रेशर ईरान पे क्रिएट कर सकते हम कर सकते हैं, क्योंकि अमेरिका खुद अपने आप को एक्सपोर्टर की तरह देख रहा है। देखिए, विदेश मंत्री भारत के दौरे पर है, कल उनका दौरा पूरा होगा, और जिस प्रकार का उन्होंने भारत से बातचीत की है, चाहे प्रेसिडेंट ट्रंप का लाइव कॉल करना, भारत की तारीफ करना, या अमेरिका का पहले ये कहना कि अमेरिका तेल देगा, वेनेजुएला के भी प्रेसिडेंट इसी वीक भारत आने वाले हैं। तो आप सोचिए कि अगर ईरान का तेल बंद होता है तो ऐसी स्थिति में अमेरिका एक बड़ा एक्सपोर्टर निकलेगा। क्योंकि बात एक ये भी है कि ईरान भले ही पास दे रहा हो, लेकिन जो ऑयल की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो अपने शिप्स को, टैंकर को भेजने से डर रही है। इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि जो इंश्योरेंस करने वाली कंपनी है वो मोस्टली अमेरिकन बेस्ड है। तो उनको डर ये लग रहा है कि ऐसा ना हो कि अमेरिका ही कुछ हमला कर दे और हमारे टैंकर फिर से फंस जाए। तो ये जो सिचुएशन बनी हुई है, सिचुएशन कहीं ना कहीं मुझे लगता है अमेरिका जानबूझकर भी क्रिएट कर रहा है, ताकि अमेरिका अपने आप को ऑयल सप्लायर बना सके। जी मनोज भाई। जी, अश्वनी राणा जी मेरे साथ मौजूद हैं। अश्वनी जी, साफ तौर पर देखा जाए, हालांकि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर दबाव बना हुआ है, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था पर भी बड़ा दबाव बना हुआ है। रुपया नीचे जा रहा है, पेट्रोल डीजल मुझे लगता है कि चौथी बार बढ़ गया है। देश के प्रधानमंत्री ये कह ही चुके हैं कि भाई ये जो दशक है
ये महामारी का दशक है, आपदाओं का दशक है, और अगर यही स्थिति चली रही तो दुनिया गरीबी के भयंकर संकट में फंस जाएगी। इन तमाम सारी परिस्थितियों को लेकर आप अभी क्या देखते हैं? अगर कितने दिन और ये तनाव चलता है तो भारत भी भयंकर संकट में फंस सकता है। देखिए, बिल्कुल ये जो स्थिति है वो स्थिति के ऊपर निर्भर करेगा। देखिए, अब जैसे रिलैक्स होना शुरू किया, लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि भाई वो क्रूड ऑयल के रेट कम हो रहे हैं लेकिन भारत में रेट बढ़ रहे हैं। हम ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि क्रूड ऑयल वहाँ अभी इंटरनेशनली अगर कम हो रहा है तो वो जो कम रेट का जो क्रूड ऑयल है यहाँ आने के बाद रिफाइंड होगा, फिर वो मार्केट में आएगा, फिर बिकेगा। लेकिन भारत में लगभग 20 रुपए तक का घाटे में ये जो सरकारी कंपनियां हैं और लीटर के हिसाब से उनको घाटा हो रहा था। अभी उन्होंने ये 4 किस्तों में लगभग 8 से 9 रुपए उन्होंने बढ़ाए हैं। तो आप अगर देखिए कि ये अगर मामला चलता है, क्योंकि घाटा उनका काफी है, तो ये किस्तों में ये और पेट्रोल जो है, डीजल के रेट जो है बढ़ सकते हैं, क्योंकि उनके पास और रास्ता नहीं है। सरकार जो एक रिलीफ देना चाहती थी उन्होंने अपनी एक्साइज ड्यूटी में दे दिया। स्टेट को, जैसे आपने भी कहा कि स्टेट को कहा गया, लेकिन स्टेट जो है अपना वैट कम करने के लिए तैयार नहीं है। तो जनता को राहत कैसे मिलेगी? जनता को भी राहत मिलनी चाहिए। कंपनियों को जो घाटा है उसके कारण ये भी नहीं होना चाहिए कि कंपनियां का ही सारा उनके ऊपर बहुत बोझ आ जाए और देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर भी बोझ हो। तो सबको बैलेंस करके चलना चाहिए। तो इसलिए मुझे लगता है कि कंपनियां भी, सरकार भी थोड़ा थोड़ा बढ़ा रही है कि भाई एकदम से लोगों के ऊपर बोझ ना आए। और जैसे ये बात इसमें आ रही थी, हालांकि ये थोड़ा सा विषय अलग है, लेकिन फिर भी मैं उसमें ये कहना चाहता हूँ कि यूएस का, अमेरिका का, ट्रंप का ईरान के ऊपर जो अटैक करने का जो उसका असली सोच थी वो यही था कि रिजीम चेंज करे और तेल का जो कंट्रोल है उसके हाथ में हो। तो उसमें से कुछ भी नहीं हुआ उसका। तो इसलिए आप जो कह रहे हैं कि वो अभी अपनी लाइन अप कर रहा है, तो उसके ऊपर, ट्रंप के ऊपर भरोसा बिल्कुल नहीं किया जा सकता। ईरान निश्चित रूप से एक अपना एक एक्सपोजर दिखा रहा है कि भाई मैं जो है रिलीफ दे रहा हूँ लोगों को, लेकिन ट्रंप की बातों पर विश्वास तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कोई रिटर्न में समझौता ना हो जाए, और समझौते से भी वो पलट जाए उसका भी कोई भरोसा नहीं है। नहीं तो क्या मान लिया जाए कि मार्को रूबियो और ट्रंप ने जो संकेत दिए हैं कि भाई 60 दिनों का जो युद्ध विराम है वो हम 60 दिनों तक और बढ़ा सकते हैं, और इस बीच अच्छी खबर ये आ जाएगी कि हॉर्मुज स्ट्रेट खुल जाएगा। मतलब आपका ये कहना है कि अभी भरोसा कर नहीं सकते, वो है ना कि कौआ कान ले गया और उसी पर कहानी चल रही है। बिल्कुल ट्रंप के ऊपर नहीं भरोसा कर सकते। कोई और देश हो, वो अगर कोई स्टेटमेंट देता है तो उसके ऊपर आप भरोसा कर सकते हैं, लेकिन ट्रंप एक ऐसा अनप्रेडिक्टेड आदमी है कि दिन और रात में अलग स्टेटमेंट होती है। तो लेकिन उनकी जो भी चाल रहती है वो आप ये देखो कि वो हर उनकी जो चाल है उसके पीछे ना कोई स्ट्रेटेजी होती है इंटरनेशनली मार्केट को ऊपर नीचा करने में। तो ये जो सारा कुछ वो रिलीफ दे रहे हैं और सीज फायर की बात भी कर रहे हैं, तो उसमें अपना वो धंधा उनका चालू है। तो वो उनके लिए वो इम्पोर्टेंट है। किसी देश की अर्थव्यवस्था कहीं भी, चाहे यूएस की भी जाए, उनका अपना जो बिजनेस है वो चल रहा है। तो उनका जो एजेंडा जो है एक डिफरेंट एजेंडे पे वो काम कर रहा है। उनका एजेंडा बड़ा डिफरेंट है। मेरे साथ बंसल साहब मौजूद हैं। बंसल साहब, बड़ा तगड़ा झटका लगा इजराइल को, क्योंकि इजराइल ये चाह रहा है कि भाई किसी भी हालत में समझौता नहीं होना चाहिए, मैं इसे अंजाम तक पहुंचाना चाहता हूं, इससे अच्छा मौका मेरे पास अभी कोई नहीं है। और अभी भी लबनान पर कुछ घंटे पहले उसने फिर हमला कर दिया, फिर वहां पर हमला कर दिया, फिर वहां पर मिसाइल दाग दी। और अमेरिका कह रहा है कि भाई मैं थक गया हूं, मैं अपने ही देश में डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मैं उलझ गया हूं, मेरी सेना में इस बात को लेकर आवाजें उठ रही हैं, जो लोग मुझे वोट करते हैं वो कह रहे हैं कि भाई तुम इजराइल के पपेट हो गए हो क्या? इजराइल के हितों की रक्षा तुम अपने यहाँ के जो नौजवान हैं उनकी जान देकर कर रहे हो। तो क्या अब इजराइल और अमेरिका के बीच जो संकेत निकल कर आ रहे हैं कि दोनों के बीच भी अंदर खाने तलखियां बढ़ गई हैं, ये संकेत क्या है? इसका परिणाम क्या होगा? देखिए, तलखियां तो भले ही हों, लेकिन इजराइल के पास में कोई चारा नहीं है। ये तो अभी ये इसमें सिर्फ इजराइल की बात नहीं है। आप ये देखिए कि इजराइल
ये तो है ही है। इसके साथ में जो अमेरिका के अंदर में जो जूस लॉबी है, उनका भी बड़ा, वो बड़े बड़े ऊंचे पद पे हैं, उनका भी प्रेशर है, हम्म। और वो भी अमेरिकन हैं। और वो दूसरा ही कहानी बताते हैं, जो मैं सुन देख रहा था, कि वो कहते हैं कि अगर हम इस समय विड्रॉ करते हैं तो अमेरिका का उसमें साख घटेगी, हमारी हार मानी जाएगी। वैसे देखा जाए तो इसराइल भी कहीं गलत नहीं है अपनी जगह पे। वो गलत इसलिए नहीं है कि जब सरेआम ईरान कहता है कि जूस को रहने का अधिकार नहीं है, इसराइल को नक्शे से मिटा दिया जाएगा, और अगर ईरान जो है न्यूक्लियर वेपन बना लेता है, तो आप बताइए क्या रह गया उसके पास में इसराइल की? इसराइल को तो खत्म कर देगा वो। तो इस प्रकार से अब इस लड़ाई के दौरान में जो पहले 40 दिन का भी युद्ध हुआ, उसमें भी इसराइल का काफी नुकसान हुआ है, और ये संभावना है अगर दोबारा इसराइल अटैक होता है तो उसमें भी इसराइल को काफी जो नुकसान होगा, और उसके ऊपर काफी ताबड़तोड़ हमले होंगे जिसको वो रोक नहीं पाएगा। ठीक है, अमेरिका का अपना सेना का नुकसान है, पर वो डायरेक्ट इफेक्ट तो नहीं हो रहा अमेरिका के ऊपर में। तो देखा जाए, ये एक इसराइल का अच्छी बात है कि वो इस समय चाहता है कि ईरान का जो ये कम से कम न्यूक्लियर वाला तो काम खत्म हो जाए ना। अब आप देखेंगे कि जो ईरान का है, उसने अपनी 3 प्रॉक्सी खड़ी की हुई है चारों तरफ, कहीं हमास को किया हुआ है, हिजबुल्लाह को किया है, हुती को किया हुआ है। अब कहते हैं कि इसराइल जो है वो ग्रेटर इसराइल बनाना चाहता है, एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी तो ईरान की है। ईरान का क्या मतलब है कि वो जाकर लेबनान के अंदर में अपने पैर पसाया है, वहाँ की लेबनान की गवर्नमेंट भी उनको नहीं चाहती। और जब से जो है 2006 से हमास ने कब्जा किया है जो गाजा के ऊपर में या फिलिस्तीन के ऊपर में, तब से उन्होंने उसमें वहाँ पे सिर्फ सुरंग बनाने की और हथियार इकट्ठे करने की, कुछ नहीं किया। वहाँ का जो पैसा आता था उसको सब बर्बाद कर दिया। हूती क्या कर रहा है? हूती सारी दुनिया को परेशान कर रहा है, पहले भी अटैक करता रहा जहाजों के ऊपर, दूसरा उधर अरब के ऊपर में। तो इस तरह के जो अफरा तफरी का माहौल है, ये समय ईरान ने बनाया हुआ है, और ये सिर्फ इसराइल के लिए नुकसानदायक नहीं होगा, वो पूरे अरब वर्ल्ड के लिए होगा। अगर इस समय कंटेन नहीं किया गया ईरान को, तो वो पूरे अरब को ब्लैकमेल करता रहेगा, सबको धमकाता रहेगा, और बिल्कुल एकदम जो जिस समय जिस तरह से उन्होंने ये अपना दिखाया है, तो वो एक पूरे जगह को उनको खतरा है, पूरे विश्व को भी खतरा है। खतरा इसलिए है कि इन्होंने जो टेररिस्ट पाले हुए हैं, जब टेररिस्ट पे दबाव पड़ा कुछ दिन पहले गाजा के अंदर में, हमास जो है वो पीओके में आके बैठक करने लग गया, जो ये पाकिस्तान के जितने भी टेररिस्ट हैं। तो इस प्रकार से देखते हुए, और जो मानसिकता है, कई बार स्टेटमेंट ईरान के भी पीओके के ऊपर में आए हैं, तो इन सब बातों को देखते हुए तो ये ईरान को जो उनको जिद अपनी छोड़ करके, अगर ये संवर्धित यूरेनियम है उसको हैंड ओवर कर दें, इनके ऊपर से सारे प्रतिबंध हटा लिए जाएंगे, इकोनॉमी ठीक हो जाएगी, खुशहाली आ जाएगी। लेकिन ये तो मकसद नहीं है। जो आईआरजीसी का तो मकसद ही कुछ और है। वो तो अपना जो उनकी जो एक आर्टिस्ट ऑफ नॉर्मल आर्मी है उसको भी किनारे किया हुआ है, और खुद जो लड़ाई करके पूरी इकोनॉमी हर एक चीज के ऊपर में कंट्रोल किया हुआ है। वहाँ की जनता को पता नहीं कुछ मिल रहा है या नहीं मिल रहा। कुछ लोगों को खड़ा करके वो दिखा रहे हैं, जी हाँ वो हमारे साथ में खड़े हुए हैं। इनके साथ में खड़े होकर करेंगे क्या? वो करें बस यही है कि उनकी जनता विद्रोह ना करे, तो इसलिए वो इस तरह का हालात कर रहे हैं। नहीं तो सारा जो कुछ भी कर रहा है वो आईआरजीसी कर रहा है, और आईआरजीसी का बिल्कुल भी एक जो है वो जो कंप्रोमाइज का मन नहीं है। वो सिर्फ लड़ाई लड़ना ही जानता है, और कोई उनका मकसद है नहीं। बैक टू मकसद दिखाई नहीं दे रहा। निपुण आलम बयान मेरे साथ मौजूद है। निपुण साहब, अभी अश्वनी राणा साहब कह रहे थे कि ट्रंप के ऊपर ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए, और ट्रंप साहब कह रहे हैं कि साहब मेरे और भारत के बीच, अमेरिका भारत के बीच बहुत अच्छे रिश्ते हैं, नरेंद्र मोदी मेरे मित्र हैं। कुछ दिनों पहले तक नरेंद्र मोदी उनकी आंखों की किरकिरे हो गए थे। ये क्या कौन सा गेम है? क्योंकि एक कह सकते हैं ना, मतलब जैसे एक छोटा कोई एक साहूकार होता है, पंसारी होता है, वो तुरंत अपने लाभ के लिए 2 मिनट के अंदर पलटी खा जाता है। वैसा ही डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं। इनकी पूरी विदेशी नीति, इनकी पूरी रणनीति केवल अपने व्यापार के इर्द गिर्द घूमती नजर आ रही है। और अब अचानक से उन्हें भारत की याद आ गई, अचानक से उन्हें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की याद आ गई, और अचानक से उनको याद आ गया कि ये तो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, मैं इन्हें भुला ही नहीं सकता। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ काम उनको पड़ने वाला है, कोई ना कोई वो तरीका निकाल रहे हैं। देखिए मनोज भाई, अगर हम अमेरिका की बात करते हैं तो अमेरिका को हम एक कैपिटलिस्ट नेशन की तरह देखते हैं, और कैपिटलिस्ट नेशन है भी। और कैपिटलिस्ट नेशन में, और हम जैसे जानते हैं कि देखिए, जो भी वर्ल्ड में हम जब इंटरनेशनल रिलेशंस को देखते हैं, तो इंटरनेशनल रिलेशंस में सबसे बड़ी बात होती है, सब देश अपने नेशनल इंटरेस्ट को लेके चलते हैं। और नेशनल इंटरेस्ट में जो कैपिटलिस्ट स्टेट अमेरिका है, वो तुरंत गति से अपने डिसीजन पहले से बदलता आया है। लेकिन हाल के दिनों में जो है,
बहुत ज्यादा, जो आपने कहा बहुत तेजी, बिल्कुल सही बात है। इसमें दो बातें हैं। एक तो अमेरिका को लगातार ये फियर सता रहा है कि जो मैं दबदबा पहले रखता था वो दबदबा अब रहा नहीं, तो मुझे बहुत तेजी से डिसीजन बदल बदल कर अपने आप को दोबारा से स्टेब्लिश करना है। और खास तौर से ये घटना कब हुई, जब प्रेसिडेंट ट्रम्प चीन गए और चीन से जो सोच कर गए थे वो उनको मिला नहीं। ईरान अमेरिका के वॉर का फाइनली कोई सोल्यूशन निकल नहीं रहा है। अभी स्थिति ये है कि सीधी जीत के मुकाबले रणनीतिक दबाव बनाकर अपना अपना इंटरेस्ट